देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम आ गया। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, जिसपे हम लोगों ने मोड तक कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग मोड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जो भी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोड का हम लोगों ने फॉर्मूला वगैरह देख लिया था, सिंपल सीरीज का भी देख लिया था, और डिस्क्रीट सीरीज या फिर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन वो भी देख लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मोड। प्रॉपर्टी ऑफ मोड, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि मोड जो है वो स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज। ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस माइनस, और स्केल चेंज का मतलब होता है इनटू या डिवाइड करना। ओरिजिनल डेटा पे कुछ प्लस माइनस या फिर इनटू डिवाइड करने से मोड में कोई भी जो है मतलब ओरिजिन या स्केल, ये दोनों से इम्पैक्टफुल होता है। मतलब चेंजेस दोनों केसेस में ही होगा। ये देखो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए, यहाँ तक हम लोगों ने किया था। ये वाला प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होगा शायद प्रॉपर्टी, मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर है शायद, देख लेते हैं। इसी के अंदर होगा, चलो कोई बात नहीं, हम लिखवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ ओरिजिन एंड स्केल impacts mode if y equal to a plus bx, then mode of y equal to a plus b into mode of x। जैसे मीन में था, मीडियन में था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस पे एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है, मुझे प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन लिखा हुआ होता है कहीं ना कहीं, तो मिल जाएगा हम लोग को। ये देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर y इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल देखो, y इक्वल टू जो हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस यहाँ पर 1.50x, 1.50x, ठीक है, x, फिर मोड ऑफ x, ये हमें शायद बता रखा है। मोड ऑफ x जो है 15, हम लोग को पूछ रहा है मोड ऑफ y कितना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग को क्या बोला है, अगर हम लोग का डेटा में स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज है। ठीक है, स्केल का मतलब इंटू या डिवाइड होना, जैसे 1.50 इंटू है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा, बी एक्स। ठीक है, बी इंटू मोड ऑफ एक्स, तो यहाँ पर देखो 2, ये अगर हम लोग कंपेयर करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के साथ, देन हम लोगों का a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 1.50। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अगर मोड यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ऐसा कोई इक्वेशन हमें दे रखा है, तो बोल रहा है कि मोड ऑफ y कैसे कैलकुलेट होगा, मोड ऑफ y हो जाएगा a प्लस बी इंटू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने ये इंटू के लिए लिखा है मोड ऑफ एक्स। ठीक है, a का मतलब 2, b मतलब 1.50, और मोड ऑफ x का वैल्यू दे रखा है 15। अब हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना होगा। 15 इंटू 1.5, तो ये वैल्यू हो गया 22.5 प्लस 2 मतलब 24.5। चेक करते हैं 24.5 होगा कि नहीं। यहाँ पर ये देखो 24.5, सेम उसी तरह से हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने मीन और मीडियन, सारे केसेस में यही वाला इक्वेशन है, और ये चेंज होता जाएगा। जैसे इंटू मोड ऑफ एक्स हुआ, इंटू मीडियन ऑफ एक्स होता है, इंटू मीन ऑफ एक्स होता है, सेम तरीके से। तो इसका मतलब इतना होता है कि मीन मीडियन मोड तीनों ही ओरिजिन और स्केल चेंज पे इम्पैक्टफुल होता है, तीनों ही। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इसका और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर हम लोग एक रिलेशनशिप देखेंगे मीन मीडियन मोड का। ठीक है, इसे बोला जाता है इम्पेरिकल रिलेशनशिप। इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, इंपेरिकल रिलेशनशिप मीन मीडियन और मोड का। अब
रिलेशनशिप तो समझ में आता है, मीन मीडियन मोड ये तीनों में। इम्पेरिकल का मतलब क्या है? इम्पेरिकल का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट करके किया गया है, ठीक है। इम्पेरिकल का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पे बनाया जाता है, उसे बोला जाता है इम्पेरिकल रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रिलेशनशिप याद रखना पड़ेगा। अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे इफ मॉडरेटली स्क्यूड, इसका मतलब भी हम समझाते हैं क्या होता है। इफ मॉडरेटली स्क्यूड देन मीन, देखो ऐसे लिखोगे तो तुम लोग को भी याद रहेगा, मीन माइनस मोड इक्वल यहाँ पर देंगे मीन माइनस मीडियन, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, बाकी फॉर्मूला तो हम दिखा रहे हैं, मीन माइनस मीडियन और यहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक है। कैसे याद रहेगा? इधर लिखेंगे मीन माइनस मोड, इधर लिखेंगे मीन माइनस मीडियन और इधर यहाँ पर 3 इंटू कर देंगे, तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब, अगर मॉडरेटली स्क्यूड होता है तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। ये रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब क्या होता है। तो देखो मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब क्या होगा, हम एक ड्रॉ करके दिखाते हैं। अगर ये हम लोगों ने एक, मान लो कुछ डेटा से हम लोगों ने ये जो है ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग मिडिल से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, मिडिल से अगर ऐसे कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं मॉडरेटली स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब है दोनों साइड कितना फैला हुआ है डेटा, ठीक है, इधर और इधर दोनों साइड फैला हुआ है। जो मतलब ये जो फैला हुआ है उस लैंग्वेज का मतलब होता है स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब कितना इधर और इधर है, इसको बोलते हैं स्क्यूड। मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब क्या है? जब बोथ साइड इक्वल फैला हुआ है, ठीक है। अभी मैंने तो ऐसे नॉर्मली ड्रॉ किया है, कुछ स्केल वगैरह से मेजरमेंट नहीं किया है, मतलब इधर भी जितना डिस्टेंस है अगर इधर भी इतना ही डिस्टेंस होता है तब इस स्क्यूनेस को, मतलब ये जो स्क्यूनेस है इसे बोलते हैं मॉडरेटली स्क्यूड और इसको बोलते हैं पिक्टनेस, कितना ऊंचाई है, ठीक है। और इसे बोलेंगे मॉडरेटली स्क्यूड। अगर कोई भी हमारा ड्रॉ मॉडरेटली स्क्यूड है तो इसका मीन, क्योंकि डेटा सेंटर की तरफ क्लस्टर होता है, तो इसका मीन मीडियन और मोड तीनों ही हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, तीनों ही हमें यहाँ पर मिलेगा। और जो मॉडरेटली स्क्यूड नहीं होता है वो कैसे देखने में होगा? वो कुछ ऐसे देखने में हो सकता है, मतलब इधर स्क्यूड है, या फिर ऐसे देखने में हो सकता है डेटा इधर स्क्यूड है, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्यूड तो है बट ये मॉडरेटली स्क्यूड नहीं है। मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब होता है बोथ साइड इक्वली स्क्यूड। तो ये लैंग्वेज का मतलब हम समझा रहे थे कि मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब क्या होता है। मतलब अगर हम लोगों का ड्रॉ ऐसा है कि इधर भी जितना है स्क्यूड इधर भी उतना है और मॉड यहाँ पर पिक्टनेस जो है मिडिल में सबसे ज्यादा है, इन दैट केस मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन होता है। देखो ये चीज तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है, मतलब क्या तुम लोग को एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा? नहीं, तुम लोग को कुछ ऐसा रिलेशन दे देगा, मतलब ऐसा डेटा दे देगा जिसको सॉल्व करने के लिए ये रिलेशन याद करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में ये लैंग्वेज रहेगा मॉडरेटली स्क्यूड। तो ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया कि मॉडरेटली स्क्यूड इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, मॉडरेटली स्क्यूड। अब इस पे भी एक क्वेश्चन मिलेगा हमें, देखो कैसे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर मॉडरेटली स्क्यूड होगा सिर्फ तभी यही वाला रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता था ना दिमाग में, ये मॉडरेटली स्क्यूड क्या है, इसीलिए मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन of marks in statistics for a group of 200 students, the mean mark and median mark were found to be 55.60 and 52.40, find the modal mark, ठीक है। तो बोल रहा है कि मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था और कितने स्टूडेंट का? 200 स्टूडेंट का, ठीक है। मीन मार्क आया 55.60, यहाँ पर एग्जांपल करते हैं। मीन आया 55.60, ठीक है, मीन मार्क आया, मीडियन 52.40, ठीक है, और फिर उसके बाद बोल रहा है मॉडल। तो कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग को कैसे याद रखना है, मैंने जैसे बोला वैसे लिखोगे तो याद रह जाएगा, मीन माइनस मीडियन। एक बार देख लेते हैं, हम भी भूल गए, मीन माइनस मोड, ठीक है, मीन माइनस मोड और इधर मीन माइनस मीडियन।
और यहाँ पर इधर 3 इंटू होगा, इधर मोड इधर मीडियन, बाकी सेम है। अच्छा, मीन का वैल्यू है 55.60, हम लोग को मोड निकालना है, मोड मिसिंग है। 3 इंटू 55.60 माइनस 52.40, अब ये कैलकुलेट करने से ही पता चल जाएगा कितना होगा। तो 46, अच्छा हाँ 46 हो रहा है। अच्छा 55.60 और माइनस करेंगे 52.40, 3.2 और इंटू 3 डायरेक्टली कर लेते हैं, 9.6, ठीक है। तो माइनस मोड इक्वल टू 9.6 आ रहा है, ये पूरा सॉल्व करके माइनस 55.60। इतना डिटेल्स में करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू तो रहने वाला है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 55.60 माइनस 55.60, तो 46, ठीक है। 46 आंसर आ गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 46, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा 46। अब देखो, हमेशा मोड ही पूछेगा ऐसा बात नहीं है। अगर हमें बता दिया मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इतना है, मोड इतना है, तो मीडियन भी निकालने बोल सकता है। कोई भी एक हमें डेटा कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। कोई भी एक डेटा कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन मॉडरेटली स्क्यूड होगा ऐसा क्वेश्चन तुम लोग कहीं भी देखोगे ना, वहां ऊपर जरूर ये लिखा हुआ रहता है फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मॉडरेटली स्क्यूड नहीं होगा तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। अच्छा, मोड हम लोग का कंप्लीट हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मीन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मीन मीडियन मोड। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीन। मीन में हम लोगों ने देखा था ना, 3 चीज होता है, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, और स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि अगर कुछ नहीं बताए तो हमेशा एरिथमेटिक मीन। अभी हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं उसे बोला जाता है जियोमेट्रिक मीन। हम यहाँ पर पहले अपने हिसाब से लिखाते हैं, फिर पढ़ के बता देंगे वहां से, ठीक है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, क्योंकि जियोमेट्रिक का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन रहेंगे, ऑब्जर्वेशंस का मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का जितना भी वैल्यू रहेगा उसे हमें प्रोडक्ट करना है। फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, nth रूट ऑफ nth रूट ऑफ nth रूट ऑफ स्टेप 1 करेंगे, ठीक है। nth रूट ऑफ स्टेप 1 करेंगे। अच्छा, अब ये nth रूट क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड रूट ऑफ, मान लो 16, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे 16 लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड रूट ऑफ, जैसे मान लो 27, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 27 और यहाँ पर लिखते हैं 3, ठीक है। ये हो गया थर्ड रूट ऑफ 27, ठीक है। इस तरह से मान लो अगर हमें बोला जाए nth रूट, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ कोई भी एक डेटा, जैसे मान लो x, तो उसको कैसे लिखेंगे, x लिख देंगे ऐसे, और ये n हो गया, ठीक है। इसे बोला जाता है nth रूट ऑफ x, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से गिवन है, x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn, ठीक है। इस तरह से गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या, कैसे करके हम लोग जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे, देखो। जीएम इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन करेंगे x1, x2, x3, x4, जितना भी दिया हुआ रहेगा डॉट डॉट करके xn, लास्ट जो रहेगा उसे हम लोग n बोलते हैं, 1 2 3 4, ये एक लिखने का पैटर्न है, 1 से लेके n। तो ये जितना भी होगा, अब इसका nth रूट करना है, तो nth रूट कैसे करेंगे, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 टू दी पावर 1/2, ये हम लोगों ने इंडिसेस में देखा था, 27 टू दी पावर 1/3। सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/n, मतलब nth रूट मतलब x टू दी पावर 1/n। तो उसी तरह से इसका क्या करना
करना है, स्टेप 2 में हमें nth रूट करना है स्टेप 1 का, तो स्टेप 1 का अगर nth रूट करेंगे तो जियोमेट्रिक मीन आएगा, तो इसका मतलब इसका 1/n, ठीक है, nth रूट मतलब 1/n हो जाएगा। इसका nth रूट क्यों करेंगे, क्योंकि n तक डेटा हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। इस पे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, मतलब नंबर लेके, तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमें बोला है 4, 16, 36 और यहाँ पर और क्या डेटा ले, 25। कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन, अगर ये कैलकुलेट करने बोला है, देन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन। यहाँ पर कैसे होगा देखो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 16, 36, 25, और यहाँ पर क्योंकि n का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 1/4 लिखेंगे, ठीक है, n का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 1/4 लिखेंगे। अच्छा, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा कैलकुलेटर में हो जाएगा तो हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे, कैलकुलेटर में ये होगा क्योंकि यहाँ पर ना 4 है। अब ये कैलकुलेटर हमें इजीली कैलकुलेट करके दे सकता है, कैसे देखो, हम लोग पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25, तो ये कितना हो गया, 57,600, 57,600 टू दी पावर 1/4। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, इसको हम लोग कैलकुलेटर में अगर दो बार रूट करेंगे ना, ये देखो रूट रूट, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा 15.49। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो 15.49। अब ये देखो इसका मतलब 1/4 का मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, टू दी पावर हाफ इंटू टू दी पावर हाफ, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि अगर बेस इक्वल होता है, जैसे मान लो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3, यानी 2 टू दी पावर हम लोग 2 + 3 5 बोल देते हैं ना, 2 टू दी पावर 5। उसी तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ का मतलब यहाँ पर ये तो 1 हो जा रहा है, तो कितना करना पड़ेगा, 1/, मैम वो टू द पावर हाफ, उसका होल टू द पावर हाफ। हाँ हाँ, होल टू दी पावर करना पड़ेगा, हम प्लस लिख रहे हैं तब तो गलत हो रहा है, ऐसे हो जाएगा तब होगा, ऐसे करने से होगा। मतलब हम लोग एक बार यहाँ पर इसका रूट कर सकते हैं, इसका रूट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका रूट करेंगे, ठीक है। 57,600, देखो वही मैंने यहाँ पर किया कैलकुलेटर में, 57,600 आया था, उसका रूट यानी 240, फिर 240 का रूट यानी ये वाला 15.49, इस तरह से कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा 15.49, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा, अगर मेरा यहाँ पर 4 की जगह कुछ और आ जाता है, लाइक 5 आ गया, ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पर कुछ और, जैसे कि जिसका हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर पे रूट नहीं निकाल सकते, जैसे मान लो 5 आ गया, 7 आ गया, तो प्रॉब्लम होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको हम एक ऑल्टरनेट वे से सॉल्व करके दिखाते हैं, सेम डेटा को, देखो यहाँ पर 4, 16, 36, 25, ठीक है। इसको अल्टरनेट वे पे हम दिखाते हैं, जैसे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, और 16 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16 को 2 8 और 2 4 और 2 2, तो 4 बार 2। 36 को कैसे लिखेंगे, 36 को हमें लिखना पड़ेगा 2 टू दी पावर 5, मतलब तो 32 होता है। 36 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर करके ही देख लेते हैं, 2233, ठीक है, 2233। और 5 का 25 का मतलब 5 × 5, टू दी पावर 1/4। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हम लोग रूट करने पे 2 × 2 होने से बाहर एक 2 निकालते, क्योंकि यहाँ पर 1/, यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं बोला हुआ है तो 2 है। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर 4 लिख रखे हैं, तो हमें चार चार डेटा का पेयर बनाना है, ये देखो, ये ठीक है, ये 4 डेटा, तो ये 4 2 के बदले एक 2 हम लोग बाहर लिख सकते हैं, फिर हम लोग 4 2 का पेयर ढूंढेंगे, ये देखो
ठीक है। अच्छा 4 बार 3 नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, 4 बार 5 नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, तो ये दो हो गया। और जिसका पेयर नहीं बना यानी 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, इसको हम लोग ऐसे करके रख देंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे, इस पे पावर रह जाएगा, इस पे पावर रह जाएगा। जैसे देखो 5 इंटू 3 अगर होता है ऐसे रूट, तो हम लोग दो 5 की जगह एक 5 ले लेते हैं, रूट 3 को अलग रख देते हैं। मतलब बेसिकली हो गया ये 5 और ये 3 टू दी पावर हाफ, वही वाला चीज लिखा, जिसका पेयर नहीं बनता है उसको एज इट इज रख देना पड़ेगा। और क्योंकि ये 4 है तो पेयर हमें 4 4 के लिए देखना है। अगर ये 5 होता तो 5 2 के लिए 1 2 आता, ठीक है, इस तरह से। अब 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 25, तो देखते हैं कितना होता है। ये हो गया 2 टू 5, ठीक है, ये 2 टू 5 हो गया, तो 2 टू 5 टू दी पावर 1/4, ठीक है, 2 टू 5 टू दी पावर 1/4। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हम लोगों का अ, अच्छा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टू 5 ये ऐसे तो लिख सकते हैं ना, देखो इसको हम लोग और एक तरीके से अगर लिखे ना तुम लोग और भी क्लियरली समझ जाओगे। जैसे देखो ये हो गया 3 टू दी पावर 2, ये हो गया 5 टू दी पावर 2, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया 3 इंटू 5 होल टू दी पावर 2 टू दी पावर 4। अगर पूरा कैलकुलेटर के बिना सॉल्व करना हो, इसीलिए हम जितना हो सके इसे ओरली कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, मतलब जस्ट रिटन, ठीक है। इसको बिना कैलकुलेटर यूज किए भी हम लोग कितना तक कर सकते हैं सॉल्व। तो ये देखो ये हो गया 15, ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू 1/4, पावर और पावर क्या हो जाएगा, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो गया तो 4, और यहाँ पर 15 टू दी पावर हाफ हो गया, ये देखो 15 टू दी पावर हाफ। अब ये कैलकुलेटर में हम लोग कर सकते हैं, 15 टू दी पावर हाफ मतलब 15 का रूट, ये आ गया 3.87 आ रहा है, ठीक है, 3.87 आ रहा है। और हम लोग को यहाँ पर इंटू 4 कर लेना है, तो इंटू 4 कर लेते हैं, देखो हम लोग का आंसर वही आ जाएगा 15.49। ये मैंने पूरा इसीलिए जस्ट इसीलिए बोला कि अगर हमारा कैलकुलेटर पे ये तो हो रहा था, इस ऐसा डेटा आ जाए तो कैलकुलेटर पे ही करो, क्यों ऐसा करोगे। लेकिन अगर ऐसा डेटा नहीं आता है तब तो कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते ना, तब हमें क्या करना है, उसके लिए हम लोगों ने ये वाला कैलकुलेशन देखा, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रखा था, देखो यहाँ पर बोल रखा है फॉर ए गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ये बात ना हमें कहीं और नहीं बोला था, यहाँ पर बोला है n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है पता है, इसका लॉजिक ये है कि अगर कोई भी एक डेटा माइनस होता है, जैसे मान लो ये 4 माइनस होता, -4 होता तो ये आंसर माइनस में आ जाता। अगर मल्टीप्लीकेशन माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का कोई भी रूट, ठीक है, जितना भी रूट हो, nth रूट मतलब माइनस का सेकेंड रूट हो, थर्ड रूट हो, ये हमेशा अनडिफाइंड होता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं 25, इसका रूट निकालोगे 5 आ जाएगा, बट 25 इस पे माइनस लगाओगे, रूट निकालोगे, बोलेगा इनवैलिड इनपुट, जो तुम लोग के कैलकुलेटर में नहीं दिखेगा। तुम लोग के कैलकुलेटर में स्क्रीन पे ना एक साइड पे ऊपर यहाँ ऐसे ई दिखता है नॉर्मली, एरर, ठीक है। बाकी अलग अलग कैलकुलेटर का सेटिंग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मैंने जितने भी अभी तक कैलकुलेटर देखे वह एरर दिखाता है, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने पढ़ा, आई थिंक इक्वेशन में ही पढ़ा होगा कि ये इमेजिनरी नंबर होता है, अनडिफाइंड होता है, इसका कभी भी रूट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो एन हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव जो है वो होने से नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव अनडिफाइंड है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, नेगेटिव अगर आ जाता है आंसर टू दी पावर 1/n, ये हो जाता है कांट डिफाइन, ये कभी भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसी वजह से इसके जो यहाँ पर डिटेल्स है वहां पर लिखा हुआ है पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। द जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो चीज मैंने लिखवा दिया, स्टेप 1 में प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन और स्टेप 2 में उसका nth रूट करना है। दस इफ वेरिएबल एक्स एज्यूम एन वेरिएबल्स, देखो ये सारा चीज मैंने बता दिया। अगर एक्स एक्स जो है वो इतने सारे वेरिएबल से बने हैं तो उसका जियोमेट्रिक मीन इस तरह से बनेगा। अच्छा ये तो गया हम लोग का नॉर्मल। अगर हम लोग का जो है फ्रीक्वेंसी के साथ हो तो क्या कैलकुलेशन होगा, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ हो तो देखो फ्रीक्वेंसी वाला अगर ऑब्जर्वेशन होगा यानी डिस्क्रीट, तो फिर किस तरह से हम लोग जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम लोग का कुछ इस तरह से हो जाएगा, g इक्वल टू x1 टू दी पावर f1, x2 टू दी पावर f2, x3 टू दी पावर f3 इनटू करके डॉट डॉट करके xn टू दी पावर fn होल टू दी पावर 1 बाई समेशन ऑफ f,
ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमें मिल जाता है कुछ क्वेश्चन। हाँ, ये देखो मिल रहा है हमें। अच्छा, यहाँ पर और एक एग्जाम्पल भी दिया है। 3, 6, 12 का हमें जियोमेट्रिक मीन निकालने बोला है। तो 3 × 6 × 12 कितने सारे नंबर्स है? 3 नंबर्स है, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? 3 × 6 × 12 ऐसा कर सकते हो। ये देखो 216 आ रहा है, बट इसका रूट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मैम तो 6 इसमें होगा। हमें, हाँ कितना? 6। 6, हाँ 6 हो रहा है। हाँ कर सकते हो। ये देखो 216 आ गया ना, 216 टू दी पावर 1/3। अब कितने में? 6 टू दी पावर 3 में 216 होता है। हाँ, इसमें इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 6 आ गया, ये वाला। अच्छा, अब हम लोग को ये वाला अगर कैलकुलेट करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ, तब हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर भी हो जाएगा। हमें ऑब्जर्वेशंस को तो मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि जियोमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये ऑब्जर्वेशंस कितने बार ऑकर्ड हुआ है। तो 2 टू दी पावर 2, और फिर ये 4 टू दी पावर 3, फिर 8 टू दी पावर 3, और 16 टू दी पावर 2। और इस पे फिर 1 जो n वो कितना होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग ऐसे काउंट करते हैं तो पूरा स्टैटिस्टिक्स का लॉजिक ही खराब हो जाएगा ना। 1 2 3 4, 4 नंबर नहीं है, 2 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, इसीलिए यहाँ पर समेशन ऑफ एफ होगा। तो ये देखो 3 2 5, 5 5 और 2 7 और 3 10, ये 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो, क्योंकि यहाँ पर 1/10 आ जा रहा है, तो ये उतने आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा। तो किस तरह से करना है तुम लोग करके देख सकते हो, ठीक है। हम भी सॉल्व करके ही दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। ये हम लोग करके देखेंगे कि 1/10 अगर होता है तो कितना हमें कैलकुलेशन किस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग एंड तक पहुंच सके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो ले रहे थे वो लिख लेते हैं। अच्छा, हमें क्या क्या वैल्यूज लिखने हैं? वैल्यूज लिखना पड़ेगा हम लोगों को। 2 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 3, 8 टू दी पावर 3, और 16 टू दी पावर 2, होल टू दी पावर 1/10, ठीक है। इसका हमें सोल्यूशन करके देना है, होल टू दी पावर 1/10। अच्छा, देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। ये है 2 टू दी पावर 2, इसको भी हम लोग 2 टू दी पावर में ही ट्रांसफर करने का कोशिश करते हैं। तो 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 होता है, होल टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 होता है, और यहाँ पर 2, ठीक है। तो 1/10। अब चेक करते हैं कितना होगा। ये हो गया 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 6, और 1/10, ठीक है। जैसे मैंने बोला, हम लोग जो है 10 10 2 को 10 2 के बिहाफ में एक 2 ले सकते हैं, ठीक है। हमें 10 का पेयर यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, 2 8, ठीक है। और यहाँ से अगर 2 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 2 आ गया, तो यहाँ से अगर 2 2 ले लिया, देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है 2, ये 2 स्क्वायर का मतलब 2 × 2, इसका मतलब 6 2, 1 2 3 4 5 6, हमें 10 चाहिए, 6 और 2 8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो बेसिकली 6 और 2 8, 8 8 16 17, 17 2 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 और 6, और यहाँ से 2 2 2 ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7 7, और यहाँ पर 6, तो 7 और 6 बच रहा है। फिर से हम लोग 10 ले सकते हैं, ठीक है। 7 और 6 बच रहा है, तो फिर से हम लोग 10 ले सकते हैं। मतलब यहाँ से हम लोगों ने मैम 7 टू 2 टू ले दी ली। पावर 2 टू दी पावर 9 के बाद 2 टू दी पावर 8 होना चाहिए ना। ओ, 4 × 2 8 होगा ना, मैंने 6 लिख दिया, 4 × 2 को मल्टीप्लाई करके, हाँ 8 होगा। अच्छा, तो फिर कितना बचेगा? फिर ये ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 2 चला गया, मतलब यहाँ पर 7 2 बच रहा है, 7 2, और यहाँ पर है हम लोग, यहाँ से हम लोग 2 ले लेते हैं, नहीं 3 ले लेंगे, ठीक है, 3 ले लेंगे, यानी अगेन हमारा एक 2 का पेयर आ गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा?
2 बचेगा, यानी 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1/10, क्योंकि इसका पेयर नहीं मिला हमें, तो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 5/10 मतलब 1/2 हो जाएगा। अब 2 टू दी पावर हाफ का हम लोग कैलकुलेटर पे अब कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 टू दी पावर हाफ, ये वाला वैल्यू इंटू इंटू करना पड़ेगा 4, चेक करते हैं, इंटू करेंगे 4, तो यहाँ पर आंसर आ गया 5.65। ठीक है, 5.65 लिखते हैं, 5.65। अब देखते हैं इनका आंसर क्या है, सही हुआ है कि नहीं हम लोग का। हाँ, 5.66, क्योंकि इन्होंने वो अप्रोक्सीमेशन कर दिया, 656 का मतलब 66 हो गया। अब अगर देखो ऑप्शन जो रहेगा ना, ऑप्शन ऐसा भी रह सकता है, ऑप्शन ऐसा भी रह सकता है, ऑप्शन ऐसा भी रह सकता है। मैंने ये वाला ऑप्शन तो दिखा दिया, ये वाला भी मैंने दिखाया, देखो 4√2 कैसे दिखाया मैंने, ये देखो 4 और 2 टू दी पावर हाफ का मतलब भी हम लोग बोल सकते हैं 4√2। ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसा रहे तो भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर 2.5 करे तो क्या हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे? कैसे देंगे? 2.5 वाला ऑप्शन कैसे आ जाएगा? इसके बाद अगर हम लोग 4 को ये वाला लाइन से हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पर स्टार देखे, क्योंकि ऐसा भी तो ऑप्शन में हो सकता है ना, इसी वजह से बोल रहे हैं। 4 को लिखो 2 टू दी पावर 2 और 2 का है 2 टू दी पावर हाफ। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 2 प्लस हाफ, तो 2 प्लस हाफ का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो गया 4 प्लस 1 5/2, और 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5। हाँ, 2.5 होता है, तो 2 टू दी पावर 2.5। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है दिमाग में पता होना चाहिए, कि अगर ऑप्शन में हमारा ये रहे ये रहे ये रहे, तो हम लोग सॉल्व करके हमें सारा तरीके से आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसा ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग आंसर दे पाएंगे। बाकी अगर फिर भी मैच करने में प्रॉब्लम हो तो एक काम कर सकते हो, तो ऑप्शंस में मान लो ये दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके देखो, 5.66 अगर आ जाता है तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब सॉल्व करेंगे वो तो हम लोग रैंडमली करेंगे, तो जैसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। बाकी कैलकुलेशन हमें पता है, हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंडिसेस किया हुआ है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का जियोमेट्रिक मीन का, जो भी डिस्क्रीट वेरिएबल वाला था और नॉर्मल वाला था। अब हम लोग इस पे जो है इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज देखो ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ से बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। देखो क्या बोल रहा है, लॉगरिदम ऑफ जी, जी का मतलब जियोमेट्रिक मीन फॉर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिदम ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज लॉग जी इक्वल टू 1/r log x। अब ये समझाते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ के तो नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टीज। अच्छा, पहला प्रॉपर्टी जो बोला है उसको हम एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। 248। ठीक है, सपोज 248 है, हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका जीएम निकालेंगे पहले, तो जीएम निकाल लेते हैं। 2 into 4 into 8 गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन, और इसका हमें करना है 1/n। 3 डेटा है तो 1/n मैंने 3 कर दिया, 2 और ये 2 टू दी पावर 2 और ये 2 टू दी पावर 3 और 1/3 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 2 के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 2 के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा, आंसर 4 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर लॉग जी। लॉग जी, जी का मतलब यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, ये जो जी लिखा हुआ है इसका मतलब ये लोग जियोमेट्रिक मीन बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं ये ऐसा एक रिलेशन बता रहे, सेटिस्फाई करेगा। हम एक बार रिलेशन को लिख रहे हैं, लॉग ऑफ जियोमेट्रिक मीन का यहाँ पर बोल रखा है 1/r। ठीक है, 1/r, और यहाँ पर बोला है समेशन ऑफ लॉग एक्स, समेशन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, ऐसे बोल रखा है। अच्छा, इस चीज को बोल रहा है ये सेटिस्फाई करेगा, बट ये है क्या? ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है हमें करना है लॉग ऑफ जी, लॉग जीएम निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग लॉग जीएम निकालते हैं, यहाँ पर एक्स लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने लॉग जीएम, अच्छा सॉरी, जीएम का लॉग निकालना है, तो लॉग ऑफ जीएम, लॉग ऑफ जीएम दैट इज लॉग ऑफ 4, क्योंकि हम लोग का जो जीएम है वो तो 4 आया है। अब लॉग ऑफ 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है 2 टू दी पावर 2 लिखो, क्योंकि हम लोग तो लॉग कर चुके हैं। 2 सामने आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला जो होता है कि अगर पावर में कुछ रहता है वो सामने आ जाएगा, 2 log 2। अब बोल रहा है हमें समेशन ऑफ लॉग एक्स निकालना है,
तो एक्स हम लोग का क्या है, एक्स तो कोई एक डेटा नहीं है, 3 एक्स है, 2 4 और 8। हम पहले लिखते हैं एक्स 2 4 8। अब हम लोग लिखेंगे लॉग एक्स, ठीक है। लॉग एक्स कितना हो जाएगा, लॉग 2, मैंने यहाँ पर कोई बेस नहीं लिया है, बिना बेस के ही हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, लॉग 4 और लॉग 8, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लॉग टू ही रहेगा, इसका और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, बट इसका होगा, लॉग 4 का हो जाएगा 2 लॉग 2 और लॉग 8 का हो जाएगा 2 टू दी पावर 3, यानी लॉग 3 लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 लॉग 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करने बोला है, इसका समेशन, समेशन मतलब होता है टोटल, तो समेशन करेंगे लॉग एक्स का, वो कितना आएगा, लॉग 2 प्लस 2 लॉग 2 प्लस 3 लॉग 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 लॉग 2, ठीक है, 6 लॉग 2 आ जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है, ये लॉग ऑफ जीएम इक्वल टू 1/r। अब ये r क्या है, यहाँ पर r से डिनोट किया है, ये r का मतलब है यहाँ पर n, ठीक है, ये r इक्वल टू n है ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर अचानक से r लिख दिया, बट मैक्सिमम जगह पे मैंने देखा है ये n ही लिखा जाता है, n का मतलब है हाउ मेनी नंबर्स और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ r से लिखा है, मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर r का मतलब n ही है, तुम लोग n याद रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको फिर करना है 1/n इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स 1/n। n मतलब कितने सारे डेटा है, 3 डेटा है। लॉग ऑफ एक्स का मतलब 6 लॉग 2, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लॉग 2, ठीक है, 2 लॉग 2 आ गया, और यहाँ पर भी वही आया। तो अब देखो क्या बोल रहा है, लॉगरिदम ऑफ जी फॉर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लॉगरिदम ऑफ जी फॉर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब अगर हमें कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो मैंने लिया है यहाँ पर 248, इसका अगर हम लोग लॉगरिदम ऑफ जी मतलब इसका जीएम का अगर लॉगरिदम निकालते हैं, तो पहले जीएम निकाल लिया, उसका लॉगरिदम निकाल लिया। आगे पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है कि इज द एम ऑफ लॉगरिदम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशंस का लॉगरिदम का एम निकाले, तो ऑब्जर्वेशंस का लॉगरिदम का हम लोगों ने एम निकाला, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स बाई एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ लॉग एक्स बाई एन, वही चीज को 1/n लिखा है मैंने, या फिर तुम लोग डायरेक्ट इसके नीचे n लिखोगे तो भी बात एक जैसा है, समझने से मतलब है। हम लोग को पता है एम का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया है, ये आ रहा है लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन आ रहा है, ठीक है, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन आ रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेट होगा, बोल रहे ये दो चीज इक्विवेलेंट यानी कि बराबर होगा। तो लॉगरिदम ऑफ जी फॉर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉगरिदम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज ये वाला, ठीक है। तो ये हम लोग का एक प्रॉपर्टीज था, तो ये समझ के याद रख सकते हैं, डायरेक्ट पढ़ के तो याद नहीं रख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ये बता रहा है कि कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम लोग जियोमेट्रिक मीन निकाल के अगर उसका लॉगरिदम करते हैं, इंडिविजुअली सारे ऑब्जर्वेशन का लॉगरिदम का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो दोनों इक्वल होता है, ठीक है, दोनों इक्वल होता है। सेकेंड वाला देखो क्या बोल रहे हैं, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, बोल रहे हैं कि से के ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ज्यादा, ठीक है, देन द जीएम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज आल्सो के। समझाते हैं, देखो बोल रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशंस अगर कांस्टेंट है, दूसरा प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लो ऑब्जर्वेशन है 5 5 और 5, ठीक है। अगर हम लोग इसका जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 5 और 1/3, तो ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। अगर ये यहाँ पर 3 5 के जगह 4 5 होता या 5 होता, फिर यहाँ पर 5 हो जाता, तो आंसर तो 5 ही आता ना। तो मतलब जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन रहे हैं जो कांस्टेंट वैल्यू से, जीएम भी वही वाला आएगा, ऐसा हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन में भी देखा था। देखो बोल रहे हैं इफ ऑल ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ये वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, के का वैल्यू यहाँ पर 5 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। बोल रहा है कि all the observation assumed by a variable are constant say k greater than 0, then the gm of the observation is also k। तो gm भी क्या आ गया, k आ गया, 5 मतलब k आ गया, ठीक है। k जो हम लोग का वैल्यू है यहाँ पर, वही हम लोग का gm आएगा। अब मैंने 5/5 लिया, तुम लोग कोई भी वैल्यू लेके देखो सेम आंसर आएगा, मतलब सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर में देखो, यहाँ पर बोल रहा है जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम्स, दैट इज z इक्वल टू एक्स वाई एंड gm ऑफ z इक्वल टू gm ऑफ x इंटू gm ऑफ y। हम समझाते हैं क्या है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में
हम लोग यहाँ पर x y और z लिखेंगे, ठीक है। x का वैल्यू लिख लेते हैं 2, 4, 8। y का मैंने लिखा 10, 100 और 1000, ठीक है। अब यहाँ पर ना बोला था, देखो यहाँ पर बोला था कि z का मतलब है x इंटू वाई, तो z का मतलब हमें x इंटू वाई लेना है, ठीक है। बाकी हम पढ़ के समझाएंगे, पहले z का मतलब x इंटू वाई लेना है, वो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। तो 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 100 400, 8 इंटू 1000 8000, ठीक है। तो जीएम ऑफ x ये कितना होगा, x का जीएम निकालना है, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 टू दी पावर 1/3। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, 2 इंटू 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 1/3। अब 3 3 2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये दोनों मिला के 3 और यहाँ पर 3, तो ये हो गया 4। अब निकालेंगे जीएम ऑफ y, क्यों, देखो यहाँ पर बताया हुआ है प्रॉपर्टी में, ये देखो जीएम ऑफ y ये जीएम ऑफ जेड के साथ इक्वल होगा, तो जीएम ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 इंटू 1000 टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 10, ये हो गया 10 टू दी पावर 2 और ये हो गया 10 टू दी पावर 3 और 1/3। तो ये तीन 10 के लिए एक 10 और ये तीन 10 के लिए एक 10, मतलब ये हो गया 100। अब हम लोग निकालेंगे जीएम ऑफ जेड, ठीक है। जीएम ऑफ जेड निकालेंगे, जेड में वैल्यू है 20, 400 और 8000 टू दी पावर 1/3। तो ये हो गया 20 और ये 20 का स्क्वायर 400, 20 का क्यूब 8000 और 1/3। तो ये तीन 20 मिला के एक 20, ये तीन 20 की जगह एक 20, तो ये हो गया हम लोगों का 400। अब हमें क्या बोला है कि जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई अगर हम लोग करेंगे तो वो जीएम ऑफ जेड के साथ बराबर होगा। जीएम ऑफ एक्स है 4, जीएम ऑफ वाई है 100, यानी ये हो गया 400 जो जीएम ऑफ जेड के साथ बराबर है। यही हमें बता रहा था, प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, अब पढ़ के देखो, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, बोल रहा है जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स ये वाला और ये, मतलब एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, तो जीएम ऑफ एक्स और जीएम ऑफ वाई इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। जीएम ऑफ एक्स और जीएम ऑफ वाई निकाल के इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, जो हम लोगों ने किया, ठीक है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें बोल रहा है कि इंडिविजुअली वेरिएबल का प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू 10, 4 इंटू 100 और ये 8 इंटू 1000 इंडिविजुअली प्रोडक्ट का, सॉरी वेरिएबल का प्रोडक्ट करके इसका जीएम निकालने से वो जीएम के साथ ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बोला है GM of the product of two variable is the product of their GMs, that is z equal to xy, then GM of z equal to GM of x into GM of y, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें बता दिए, बट अगर हम लोग ये एग्जांपल समझ जाते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। अच्छा, फिर और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, 4th नंबर, और कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें। हाँ, जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल इज द रेशियो ऑफ जीएम ऑफ द वेरिएबल्स, दैट इज, अच्छा यहाँ पर डिवाइड करने पे भी बोल रहा है सेम चीज फॉलो होगा, डिवाइड करने पे भी बोल रहा है सेम चीज फॉलो होगा। तो डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 2, 4, 8 है, ठीक है। हमें बोला है जीएम ऑफ एक्स और जीएम ऑफ वाई निकालना है और जेड का वैल्यू है एक्स बाई वाई, ठीक है। तो वाई हम ऐसा लेंगे ताकि डिवाइड कर सके, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 8 और यहाँ पर ले लिया मैंने 2, 16 और 24। तो ये 2, 4 और यहाँ पर ले लेते हैं 6, ठीक है। तो ये देखो, ये x बाई वाई करने से कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। फिर से x बाई वाई करो, फिर से 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, ठीक है। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, बाई चांस ये सब 4 आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे जीएम ऑफ x, तो जीएम ऑफ x निकालते हैं। तो 8 का मतलब 2 टू दी पावर 3, 4 का 16 का मतलब 2 टू दी पावर 4 और 24 का मतलब हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको ना 24 नहीं करके 20 कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। 20 करने से भी ना 2 टू दी पावर में कुछ आने से ठीक रहेगा, 32 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं।
ठीक है, 2 to the power 5 और यहाँ पर हो गया 1/3। तो ये 3 2 है, उसके लिए 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 2, फिर से यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 5 और 1 6, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली 3 और 4 और 3 7 और 5 12 12 हो रहा है, 2 to the power 4 आएगा। देखो इसको अगर हम लोग टोटल कर लेते हैं ये सारे बेसिस को, तो ये हो गया 3 5 + 4 9, 9 और 3 हो जाएगा 12। ठीक है, 2 to the power 1/3, तो ये हो गया 2 to the power 12 इंटू 1/3 मतलब 4, 2 to the power 4 हो गया। अब जीएम ऑफ वाई निकालते हैं, जीएम ऑफ वाई 2 इंटू 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 3 होल टू दी पावर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 3 2 5 और 1 6, 1/3, तो ये हो गया 2 to the power 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, जीएम ऑफ जेड निकालना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 आया है, ये 4 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है जीएम ऑफ जेड जो है वो कैसे होगा, जीएम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जीएम ऑफ वाई से बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया है जेड को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्स का वैल्यू है 2 to the power 4 और वाई का वैल्यू है 2 to the power 2, तो बेसिकली ये बन जाएगा 2 to the power 2। यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 4 2 है, तो ये 4 ही आ गया। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया, बात एक ही था, यहाँ पर सिर्फ ये प्रूव करना था हमें, मतलब समझना था मल्टीप्लिकेशन के साथ, यहाँ पर समझना है हमें डिवाइडेशन के साथ। तो दो वेरिएबल्स अगर हम लोग इंडिविजुअली ले रहे हैं और उससे जो नया वेरिएबल बना रहे हैं वो या तो दोनों वेरिएबल को डिवाइड करके या तो मल्टीप्लाई करके, तो फिर इंडिविजुअली वेरिएबल का जीएम उसके मल्टीप्लिकेशन से निकले हुए वेरिएबल के जीएम के साथ बराबर होगा, या फिर इंडिविजुअली वेरिएबल का जीएम उसके डिवाइडेशन से निकले हुए नए वेरिएबल के जीएम के साथ इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब हम लोग देखो ये नीचे का दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। अच्छा, ये क्या होता है, देखो हार्मोनिक मीन क्या होगा, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। देखो क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑब्जर्वेशन नॉन जीरोस होने चाहिए। जैसे वहां पर हम लोगों ने जो जियोमेट्रिक मीन पढ़ा, वहां पर हम लोगों ने देखा कि ऑब्जर्वेशन हमेशा होने चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पर नॉन जीरो। ये भी क्यों देखेंगे, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस चीज को देखो हम लिख के समझाते हैं कि क्या बता रहा है। यहाँ पर लिखेंगे रेसिप्रोकल, पहले बोला है रेसिप्रोकल ऑफ द arithmetic mean of the reciprocal of observation। ठीक है, अब देखो समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स एक्स है जिसका वैल्यू है 5 8 और 12। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो अगर हम लोग गिवन डेटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 8 का 1/8, 12 का 1/12। अब हमें क्या करना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन का। तो एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, गिवन डेटा का टोटल डिवाइडेड बाय जितने सारे डेटा है, तो 3 डेटा है, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो अच्छा सॉरी, पहले ना हम लोग ये वाला पॉइंट देखेंगे। देखो ठीक ही लिखा है मैंने, प्रॉब्लम नहीं है। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फिर हमें क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब ये स्टेप 1 है। ठीक है, एरिथमेटिक मीन निकालना है ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल का एरिथमेटिक मीन निकालना है। फिर हमें रेसिप्रोकल करना है ये पूरे चीज का। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ स्टेप
1, ठीक है। ये एक्चुअली जिस तरह से लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पहले ये वाला लैंग्वेज लिख दिया। देखो क्या बोला है, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द, रेसिप्रोकल करना है किसका, रेसिप्रोकल ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करके उसका एरिथमेटिक मीन करके फिर उसका रेसिप्रोकल करना है, ये चीज बता रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करके, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल, ये पूरे चीज का रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट होगा, ये हम लोग का आंसर आएगा, ये 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। और ये 5 है तो ये 2 2 जा 4, 4 8 8 24, 24 प्लस 15 प्लस ये हो गया 10। तो यहाँ पर 3, 10, 20, 20, 40, 49, 49 बाई 120, ठीक है, 49 बाई 120। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला, ये 3 क्या है, एन का वैल्यू, और ये क्या आया, ये आया 1/x का समेशन, है ना। क्योंकि ये हम लोगों ने ये 1/x हो गया ना, ये देखो ये भी 1/x है, ये भी 1/x है, ये भी 1/x है, 1/x का समेशन। ये देखो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ होगा, इसीलिए मैंने कर दिया n और 1/x, ये इस तरह से आया। तो हार्मोनिक मीन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, n हाउ मेनी नंबर्स और समेशन ऑफ 1/x। तो हार्मोनिक मीन के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गिवन ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करके उसका अरिथमेटिक मीन करेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, देन जो आंसर आएगा उसे हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक मीन। अब बोल रहा था नॉन जीरो होगा, ऐसा क्यों बोल रहा था, देखो नॉन जीरो होगा ऐसा क्यों बोल रहा था, देखो यहाँ पर लिखते हैं ऑलवेज नॉन जीरो, ऑलवेज नॉन जीरो, ठीक है। इसका रीजन क्या है ऑलवेज नॉन जीरो, क्योंकि देखो अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं 2, 0 और 3, ठीक है। अब हम लोग इसका हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारे ऑब्जर्वेशंस का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। तो 0 का तो 0 ही रहेगा और इसका 1/3 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, एरिथमेटिक मीन करेंगे, ठीक है। एरिथमेटिक मीन कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अच्छा अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छा हाँ, इसका ये 1/0 तो होगा नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1। अब ये अगर 1/2 हो रहा है तो ये 0/1, तो ये 1/0 हो जाएगा, ठीक है। और 1/0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है, 1/0 ये होता है अनडिफाइंड, इसी वजह से हम लोग इसको आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये नॉन जीरो होना चाहिए, अगर एक भी जीरो का एलिमेंट आ जाएगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि चेक कर लो 1/0, कैलकुलेटर फिर से एरर बताएगा। ये देखो कांट बी डिवाइडेड बाई जीरो, कोई भी डेटा बाई जीरो से डिवाइडेड नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर बताया है कि ऑलवेज नॉन जीरो जो है डेटा हमारे पास होना चाहिए, कोई भी जीरो वाला डेटा हार्मोनिक मीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये अगर मान लो हमारे पास 203 है तो 2/1, 0/1, 3/1 एज्यूम, तभी तो हम लोग 1/2, 1/3 लिख रहे हैं, तो 1/0 भी लिखना पड़ेगा, बट 1/0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए ऑलवेज नॉन जीरो एलिमेंट हमें चाहिए हार्मोनिक मीन के लिए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन है, उसमें एक कंबाइंड हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज दे रखा है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट देन हार्मोनिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर आल्सो कांस्टेंट। मतलब ये देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखते हैं, सपोज हम लोग का 5 ऐसे ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10, 10, 10, ये 3 डेटा है। इससे हमें अगर एच एम निकालना है तो पहले 1/10, 1/10, 1/10, फिर इसका अरिथमेटिक मीन, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 डिवाइडेड बाई 3, फिर इसका करना है रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1/10, 1/10 और 1/10, यानी इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, ये रहा 10, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3/10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10/3,
3 3 कैंसिल, ये 10 आ गया। वही बता रहा था कि अगर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, सारे ऑब्जर्वेशंस मतलब ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, मतलब 10 10 10 जितना बार भी लिखो, ठीक है, कुछ और लिख लो। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, मतलब यहाँ पर के का वैल्यू क्या हो गया 10, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जियोमेट्रिक मीन देखा था उसी तरह से हार्मोनिक मीन, अगर सारे वैल्यूज एक ही तरह के हैं तो हार्मोनिक मीन भी वही वैल्यूज का आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही वैल्यू ही हार्मोनिक मीन का आंसर होगा। ये पहला प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन में भी देखा था, जियोमेट्रिक मीन में भी देखा, हार्मोनिक मीन में भी देखा। अब दूसरा प्रॉपर्टी कंबाइंड हार्मोनिक मीन, ये कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कंबाइंड मीन निकाला था ना हम लोगों ने, वैसे कंबाइंड एचएम। तो जैसे नॉर्मली ऊपर एन होता है तो यहाँ पर दो ग्रुप में डेटा डिवाइड हो जाएगा, तो n1 प्लस n2 हो जाएगा, जैसे अरिथमेटिक मीन का n1 प्लस n2 होता है उसी तरह से। और यहाँ पर n1 बाई h1 प्लस n2 बाई h2, ठीक है, इस तरह से होगा। अब इस पे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोला है, कुछ क्वेश्चंस है 4 6 और 10, तो पहले 1/4 1/6 1/10, और इसका अगर एडिशन करेंगे 1/4 1/6 1/10 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका रेसिप्रोकल अगेन करना है, तो 1/4 1/6 और 1/10। इन्होंने कैसे सॉल्व किया, 1/4 का कैलकुलेटर में पॉइंट में आंसर निकाल लिया, 1/6 का भी निकाल लिया, 1/10 का भी निकाल लिया, फिर टोटल कर दिया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया। अब अगर ये ऑप्शन हमें आंसर में 5.77 ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है पॉइंट के साथ, देन ऐसा चलेगा। अगर नहीं दिया हुआ है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो फिर हमें पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा हार्मोनिक मीन का देखते हैं क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी वाला दे रखा है। फ्रीक्वेंसी वाले में कैसे होगा एक बार देख लो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो है ये डिवाइड फॉर्म में पुट हो जाएगा। जैसे ये देखो 2/2, इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2/2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 4 और ये है 3, मतलब यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 3/4, ऐसे होगा, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली कैसे बोल रहा है, ये देखो, ये यहाँ पर बता दिया है कौन सा फॉलो करके किया गया है, 14.1.17, देखते हैं 14.1, ये देखो इस तरह से होगा। एफ बाई एक्स करना है, ठीक है, एफ बाई एक्स ये भी लिख लो, एफ बाई एक्स करना है। हार्मोनिक मीन का हम लोगों को ये भी एक लिख लेना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वाले हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला एच एम विथ फ्रीक्वेंसी, ये लिख लो, एन डिवाइडेड बाई एफ बाई, क्या लिखा है, एफ बाई एक्स, और इसका समेशन, एफ बाई एक्स का समेशन, और ये एन है, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, है ना, जितने फ्रीक्वेंसी है उतने हमें लेने चाहिए। अच्छा, अब इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये देखो हम लोग को क्या करना है, ऊपर लिखना है फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ये हो जाएगा एफ बाई एक्स। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल 2 + 3 5, 2 + 3 5, 5 + 5 10, एफ बाई एक्स मतलब 2/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस 2/16, देखो वही लिखा हुआ है, ये सब का टोटल करना है। तो 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, 3/4 का पॉइंट में निकाल सकते हो, 3/8 का भी निकाल लो, 2/16 का भी निकाल लो, फिर 1 से ऐड करके 10 डिवाइडेड बाई उतना करने से जितना आएगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम करके नहीं दिखा रहे, तुम लोग यहाँ से अपने लिए प्रैक्टिस करके देख सकते हो। हम लोग अब धीरे धीरे जब एक्सरसाइज में चले जाएंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा करने के लिए। यहाँ पर मैंने बता दिया कैसे होगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एम जीएम और एचएम, ये देखेंगे, देखो रिलेशन बिटवीन एम एचएम और जीएम। रिलेशन बिटवीन एम एचएम और जीएम, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर सेम और कांस्टेंट, देन एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम, ठीक है। मतलब अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, मतलब
सपोज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 5 5, ठीक है। इससे अगर हम लोग एम निकालेंगे कितना निकलेगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, ये हो गया 15/3 यानी कि 5 ही आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें से जीएम निकाल लेते हैं तो भी 5 आएगा, ये तो हम लोगों ने पहले भी चेक किया, ठीक है, तो भी हम लोग का 5 आ जाएगा, 1/3 यानी 5 आ जाएगा। अगर हम लोग एच एम निकालते हैं तो यहाँ पर 3 हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, 1/5 1/5 और 1/5, तो ये 3 रह गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो वही चीज बता रहा है कि अगर एरिथमेटिक मीन अगर हम लोग का जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है, तो जो एम है वही जीएम है वही एचएम, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ही हम लोग का एम जीएम एचएम का एक ही आएगा। कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन होने से एम का वैल्यू भी यही ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आएगा, जीएम का भी वही आएगा, एचएम का भी वही आएगा, इसलिए लिखा है इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर सेम और कांस्टेंट देन एम जीएम एचएम ये सब इक्वल होगा। लेकिन अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस सेम नहीं होता है देन क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट देन एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एच एम होता है। चेक कर लेते हैं, जैसे हम लोग तीन ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं, सपोज 2 4 और 8, ठीक है। इसका एम निकालेंगे, एम निकालेंगे 2 प्लस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 14। इसको एक काम करते हैं, ये 3 कर लेते हैं, 15/3 ये हो गया 5 एम, ठीक है। अब इसका जीएम निकालते हैं, क्योंकि मैंने ये कर लिया है 3, तो ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 8 टू दी पावर 1/3। अब इसका सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा 3 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 3 1/3, तो 3 टू दी पावर 1/3 रहेगा, और ये दोनों हो गया 2 टू दी पावर 5 मतलब 5/3, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट वाइंट में आ जाएगा। एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसे करने से ना समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पॉइंट वाला डेटा आ जाएगा, तो रुको, कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं। 248 के जगह कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं, 2 4 और यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 248 ही रखते हैं, चलो एम का पॉइंट में आ जाएगा इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जीएम का ही प्रॉब्लम होता है, तो ये हो गया 8 प्लस 2 10 14/3, 14/3, ये तो पॉइंट में यहाँ पर ही निकाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4.666 आ रहा है, ठीक है, 4.66 आ रहा है, 4.67 लिख देते हैं। जीएम निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1/3, तो ये 2 और ये 2 मतलब 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एच एम निकाल लेंगे, एच एम कैसे निकलेगा, यहाँ पर 3 हो गया और 3 डेटा है, 1/2 1/4 और 1/8। अब इसका आंसर निकालते हैं, 248 का एलसीएम 8, ठीक है 8, तो ये हो गया 4 2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा चेक करते हैं। 4 + 2 6 + 1 7, 3 इंटू यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 7 बाई मतलब 8/7, तो 24/7 चेक करते कितना होता है, 24/7। इसका आंसर हो जा रहा है 3.42, ठीक है, इसका आंसर हो जा रहा है 3.42, तो यहाँ पर लिख देते हैं एच एम का आंसर हो गया 3.42। अब यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर पुट कर करके दिखाते, एम आया 4.67, जीएम और एचएम, एच एम आया हम लोग का 3.42, और जो जीएम है वो आया हम लोग का 4, ठीक है, वो हम लोग का 4 आया। तो ये देखो एम हमेशा ज्यादा हुआ, जीएम उसके बाद और एचएम उसके बाद आया, ठीक है। तो अगर हम लोग का अनइक्वल ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब अलग अलग ऑब्जर्वेशन होता है, तो हमेशा एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम होगा। तो इससे हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, जनरली क्या हो गया, जनरली अगर दोनों चीज को कंबाइन करते हैं तो जनरल रिलेशन कुछ ऐसा होता है, एम ग्रेटर देन
GM ग्रेटर देन HM, एक ये वाला है, और एक होता है दोनों इक्वल हो सकता है, तीनों इक्वल हो सकता है, मतलब M ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, मतलब ये दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया। ये अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो तब इक्वल वाला सेटिस्फाई होगा, अगर डिस्टिंक्ट हो तो ग्रेटर वाला सेटिस्फाई होगा, मतलब कंबाइनली ग्रेटर देन इक्वल होगा AM GM HM। तो इस तरह से होगा, मैंने जैसे पढ़ाया है ना उसी तरह से ही है, ठीक है, इस तरह से भी तुम लोग याद रख सकते हो, मैंने सबसे पहले एम सिखाया, फिर जीएम, फिर एचएम सिखाया, तो उस तरह से भी याद रख सकते हो। बाकी ये देखो कोई भी आंसर डेटा लेके खुद भी चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एम जीएम एचएम ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये देखो एम जीएम एचएम, यहाँ पर ना एक वैल्यू लेके चेक करके दिखाया है कि कंप्यूट एम जीएम एचएम, तो ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। ये देखो 6 8 12 और 36 का एम निकाला है 15.5, इसका जीएम आया 12 और इसका एचएम आया 9.93। क्योंकि डिस्टिंक्ट था तो हमेशा एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम होगा, और वही वाला है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, ये उससे थोड़ा कम, ये सबसे कम वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम। अच्छा, अब हम लोग का आ रहा है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज क्या होता है इसका देखो, यहाँ पर लिखते हैं। वेटेड एवरेज, अगर इम्पोर्टेंस जो है सारे ऑब्जर्वेशन का सेम नहीं होता है तब हम लोग वेटेड एवरेज यूज करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ होगा, व्हेन द ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन हैव ए हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, थोड़ा उससे कम, थोड़ा उससे कम, इस तरह से हायरार्किकल ऑर्डर में अगर इम्पोर्टेंस है। जैसे मान लो जब एग्जाम का अगर देखे, ठीक है, हम ये प्रोफेशनल कोर्सेज का बात नहीं कर रहे, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में, ठीक है, तो एक होता है क्लास टेस्ट जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर होता है मिड टर्म होता है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग क्या होता है टेस्ट सीरीज होता है, तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनल, ठीक है, उससे थोड़ा कम होता है जो हाफ ईयरली बोलते हैं, ठीक है, या फिर मिड टर्म, जिसके जहां पर मतलब स्कूल में जैसा पैटर्न होता है। तो बस समझने से हमें मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल एग्जाम होता है, सबसे लेस इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास टेस्ट होता है, ठीक है। तो हायरार्किकल ऑर्डर में इंपॉर्टेंस अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है तब हम लोग वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज नॉट सेम, देन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू आई, ठीक है। आई का मतलब कुछ नहीं, आई का मतलब हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट करके एन तक, ठीक है, मतलब कितने सारे ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3 x4 इस तरह से, ठीक है। आई अगर नहीं भी लिखोगे तो भी होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू हो जाएगा। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला देखते हैं तो वेटेड एवरेज मेथड, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी, ये कुछ इस तरह से होगा। हम सारे एग्जांपल्स दिखा देंगे अभी, एक्स एन और डब्ल्यू एन टू दी पावर 1 बाई डब्ल्यू आई, हम बता देंगे एग्जाम्पल से, एक बार लिख लो, ठीक है। ये हो गया, और ये कुछ दिख रहा होगा हम लोग को जियोमेट्रिक मीन के तरह ही है, ठीक है। ओ अच्छा, वेटेड, ये एक्चुअली वेटेड एवरेज मेथड विथ फ्रीक्वेंसी, ये वेटेड ऐसे लिखो, ये है वेटेड, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये है वेटेड जियोमेट्रिक मीन। जैसे फ्रीक्वेंसी वाला होता है ना, सेम वैसे ही होगा, बस वेट लिखा हुआ रहेगा, और एक वेटेड हार्मोनिक मीन।
ये है वेटेड एरिथमेटिक मीन, क्योंकि एवरेज मेथड का मतलब ही एरिथमेटिक मीन होता है। जैसे एरिथमेटिक मीन में होता है समेशन एक्स बाई एन, वही वाला चीज किया हुआ है यहाँ पर। समेशन एफ एक्स के जगह डब्ल्यू किया हुआ है, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन को उस तरह से। हार्मोनिक मीन का अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी वाला हार्मोनिक मीन कैसे होता है, यहाँ पर समेशन एफ होता है, उसके जगह डब्ल्यू आई हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा समेशन ऑफ एफ बाई एक्स के जगह डब्ल्यू आई बाई एक्स आई। बस इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब ये वाला हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कैसे हुआ। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा फॉर्मूला, यहाँ पर देखो दिया हुआ। यहाँ पर ना जो कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इनफाइनाइट सीरीज के तरह दिया हुआ है, और ये सारा कैलकुलेशन कभी भी हम लोग का एमसीक्यू पैटर्न के लिए वैलिड नहीं होता है, तो इसका भी हमें नेसेसरी नहीं है। जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे वहां पर इसका क्या जरूरत होगा, हम थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लगातार 3-4 सॉल्यूशंस हमें मिलेगा, जिसका हमें अभी नीड नहीं है। 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है, जिसका भी नीड नहीं है, लेकिन हम लोग इसको भी देखेंगे। कब देखेंगे, जब हम लोग इसका कैलकुलेशन एमसीक्यू में करेंगे ना, तब हम लोग वहां पर इसको चेक करेंगे। अच्छा, वेटेड एवरेज वैसे कैलकुलेट कैसे होता है वो हम एक बार दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। जैसे मान लो क्लास टेस्ट में किसी को मिला है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्लास टेस्ट में किसी को मिला है 80%, पहले वाले में फिर 75%, फिर 81%, फिर 68%, फिर 70%, ठीक है। इस तरह से मान लो 1 2 3 4 4 टाइम्स क्लास टेस्ट हुआ है, इस तरह से मार्क्स मिला है। फिर मिड टर्म में मिला है 82%, ठीक है, और फाइनल में मिला है 79%, ठीक है। अब इसका वेटेज देंगे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम, ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस ही कितना है, ये है 25% इंपॉर्टेंट, ये है 50%, तो ये 75 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 100 - 75, ये 35% कर देते हैं, ठीक है, ये 35%। तो ये हो गया 85, और यहाँ पर 5 लिखेंगे, 15%। हाँ, तो ऐसा इंपॉर्टेंस है। तो फिर हम लोग इसको कैसे वेटेड एवरेज में कैलकुलेट करेंगे, तो वेटेड एवरेज मेथड में कैसे हो जाएगा, ये देखो ऐसे होगा। 80% इंटू कितना हो जाएगा, 15%। 80% का 15% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 75% का 15% इंपॉर्टेंट है। फिर 81% का 15% ही इंपॉर्टेंट है। फिर 68% का 15% ही इंपॉर्टेंट है। फिर 70% का इम्पोर्टेंस ही कितना है, 15%, ठीक है। फिर इस तरह से प्लस ये 82% का 82% का 35%, प्लस यहाँ पर ये देखो 79% का 50%, इस तरह से। फिर डिवाइडेड बाय वेट, वेट आ जाएगा, वेट का मतलब 15% प्लस 35% प्लस 50%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि वेटेड एवरेज आंसर कितना होगा। तो ये देखो वेटेड एवरेज डब्ल्यू आई एक्स आई, ये देखो ये क्या है, ये एक्स है, ये सब एक्स है, और ये डब्ल्यू है, वेटेज है, तो डब्ल्यू आई एक्स आई, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन का टोटल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू आई हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का वेटेड एवरेज मेथड एरिथमेटिक मीन का हो गया। सिमिलरली जियोमेट्रिक मीन का भी होगा। डब्ल्यू के जगह क्वेश्चन में एफ दिया हुआ रहेगा, या फिर एफ के जगह डब्ल्यू। ये देखो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना वहां पर क्वेश्चन में, अगर हमारा एफ रहेगा तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वही चीज यहाँ पर एफ के जगह डब्ल्यू दिया हुआ है और कुछ नहीं। तो वो एग्जाम्पल से भी हम लोग काम चला सकते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर और तो मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर एक जनरल ओवरव्यू दिया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो ये क्या दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए जनरल रिव्यू ऑफ द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जितने भी हम लोगों ने पढ़े, मेन मेन हम लोगों ने पढ़ा, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, और मीन का 3 पढ़ा, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसका हम लोग जनरल ओवरव्यू देखेंगे। क्या बोल रहा है ओवरव्यू में, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू का बहुत सारा चीज यहाँ से हमें मिलेगा। After discussing the different measures of central tendency, now we are in a position to have a review of these measures of central tendency so far as the relative merit and demerits are concerned on the basis of the requisites of an ideal measures of central tendency, which we have already mentioned in section 14.1.2। बोल रहा है कि
आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कौन सा आइडियल है यानी सबसे बेस्ट है। आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पता करने के लिए जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है 14.1.2 में, हम बताएंगे वहां पर क्या डिफाइन किया हुआ है। इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिए उसमें कौन सा आइडियल है और किसका क्या मेरिट्स है किसका क्या डिमेरिट्स है। ठीक है, तो 14.1.2 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जो बताया गया है कि क्या क्या फीचर्स को पूरा करने से ये आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा, वो लिस्ट हम लिखवाते हैं। देखो वो लिस्ट हम लिखवा देते हैं कि कब कोई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आइडियल माना जाता है। तो एक बार लिखने से याद रह जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्राइटेरिया फॉर बीइंग आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, आइडियल कब होगा? पहला है इट शुड बी प्रॉपरली and unambiguously defined। हम लोग को क्या करना है, जो भी हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे उसका उसको हम लोग जो है प्रॉपरली सही तरीके से, ठीक है, उसको अगर हम लोग डिफाइन कर पाते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इसके अलावा सिर्फ इसको फुलफिल करने से नहीं होगा, इट शुड बी इजी टू कंप्रीहेंड। समझाना काफी इजी होना चाहिए। ठीक है, फिर इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, कैलकुलेशन इसका सिंपल होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। फिफ्थ नंबर इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। सिक्स्थ नंबर इट शुड बी लीस्ट affected by the presence of extreme observations। अच्छा, इसको अब हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पर पहला बात है कि हम लोग कोई भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये कितना अच्छा है, इसका मेरिट्स या डिमेरिट्स क्या है, वो डिपेंड करता है कि जो 14.1.2 में बताया गया है कि आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, वो क्राइटेरिया कौन कौन फुलफिल कर रहा है उसके ऊपर। जैसे हम लोगों ने ये वाला मैंने लिखवा दिया क्राइटेरिया, अगर कोई भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है, सारे क्राइटेरिया को, या फिर मैक्सिमम इसमें से मैक्सिमम क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वही आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजुअली इज द एरिथमेटिक मीन। नॉर्मली एरिथमेटिक मीन को ही बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तो पैरा करके लिखा हुआ है, हम एक काम करते हैं यहाँ पर एरिथमेटिक मीन बोल के हेडिंग करते हैं और इसके बारे में जो भी है वो लिखते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। सबसे पहला बात है यही है बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एमसीक्यू के काम में आएगा। सबसे पहला बात है यही है बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों है? क्योंकि ये मैक्सिमम, ये सारे क्राइटेरिया में से मैक्सिमम क्राइटेरिया फुलफिल करता होगा। कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है यूजुअली ये सबसे बेस्ट है। क्यों? it is rigidly defined based on all observation, easy to comprehend, simple to calculate and
एम्बेल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो बोल रहा है कि ये क्या है, ये जो अरिथमेटिक मीन है ये इजी टू कंप्रीहेंड है, मतलब इसको हम लोग इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हमें ना सबसे पहले अरिथमेटिक मीन ही पढ़ाया जाता है बचपन में, क्योंकि इसे समझना सबसे आसान होता है। ये सिंपल है, इसका कैलकुलेशन भी सबसे आसान है, क्योंकि तुम लोग देखो बाकी सबका कैलकुलेशन जो है वो काफी टफ होता है, जबकि अरिथमेटिक मीन का बहुत आसान होता है। जितने सारे डेटा है ऐड करके डिवाइडेड बाय उतने नंबर कर दो, ठीक है। और इसका क्या है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसको अरिथमेटिक मीन को बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जा रहा है। ये प्रॉपरली और अनएम्बिगुअसली डिफाइन कर सकते हैं, कंप्रीहेंड करना आसान है, सिंपल टू कंप्यूट है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। बस ये 6 नंबर को छोड़ के, मतलब ये क्या क्या फुलफिल कर रहा है, क्राइटेरिया 1 2 3, 3 तो लिखा था मैंने, 4 और 5, मतलब 6 नंबर को छोड़ के सारे के सारे क्राइटेरिया को अरिथमेटिक मीन फुलफिल करता है, क्योंकि ये कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है, इसे इंटरप्रेट यानी कंप्रीहेंड भी इसका सबसे आसान है, इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, और ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड करता है, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। और इसका डीमेरिट्स भी है, लेकिन एक ये तो सारे मेरिट्स है जो इसको बेस्ड बनाते हैं, और हाउएवर इसका एक ड्रॉबैक है, in the sense that it is very much affected by sampling fluctuation. In case of frequency distribution, mean cannot be advocate for open-end classification. इसका दो ड्रॉबैक है, एक तो ये जो है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होता है बहुत ज्यादा, और दूसरा जो है ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। समझाते हैं, ये दो पॉइंट हम समझा देते हैं, पहले डीमेरिट्स लिख लेते हैं। मेरिट्स क्या है, ये सारे पॉइंट को फुलफिल करता है, और डीमेरिट्स क्या है यहाँ पर लिखते हैं, affected by sampling fluctuation, और दूसरा can't advocate open end classification। इसका मतलब समझो, ठीक है। तो ये देखो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे मान लो हम लोग 3 डेटा ले लेते हैं, 2 5 और 8, ठीक है, इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं एम, तो 2 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 15/3 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग ये 258 के जगह 80 कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पर एलसीएम, सॉरी यहाँ पर जो हम लोग का अरिथमेटिक मीन है वो कितना आ जाएगा पता है, ये हो गया 87 और ये हो गया 3, 29। तो बोल रहा है कि अगर सैम्पलिंग अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, अगर सैंपल फ्लक्चुएट कर रहा है, 2 5 हम लोगों ने एज इट इज रखा है, बस 8 को 80 कर दिया, मतलब सैंपल अगर फ्लक्चुएट होता है थोड़ा बहुत भी होता है, बाकी दो डेटा सेम है, लेकिन ये 80 हो गया 8 के जगह, तो यहाँ पर देखो 5 के जगह एवरेज 29 निकल के आ गया, मतलब थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो ये ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है इस पे, ठीक है। ये इम्पैक्ट अगर मीडियन होता ना तो नहीं होता, देखो मीडियन में ये यहाँ पर भी मीडियन 5 ही होगा, यहाँ पर भी मीडियन हमारा 5 ही होगा, क्योंकि मेरा तो अरेंज किया हुआ ही है शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में, तो ये चीज मीडियन को इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है, मोड को भी नहीं करता है। ये इसका एक डिमेरिट है कि फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा हो तो ये क्या होता है, ये अफेक्टेड हो जाता है। दूसरा है ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए इतना सूटेबल नहीं है। अब ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्यों सूटेबल नहीं है, जैसे मान लो ऐसा एक क्लासिफिकेशन दे रखा है, लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 30 एंड अबव, इतना ही लिखता है, ठीक है। तो ये देखो अब ये क्या है, ये 10 to 20 समझ में आता है, 20 to 30 समझ में आता है, 30 एंड अबव का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, और ये वाला जो है लेस देन 10 मतलब यहाँ पर कुछ एक वैल्यू से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब ये दो वैल्यू हमें कंफर्म नहीं है, इसे बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन, मतलब ये कुछ भी हो सकता है वहां से लेके 10, और ये 30 के बाद कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का कैलकुलेशन है
तो हम लोग अरिथमेटिक मीन हमारे लिए कैलकुलेट कर पाना जो है वो एजम्पशन बेसिस पे हो जाता है। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 0 मान लिया, ठीक है, लेकिन ये 0 के जगह कुछ और भी तो हो सकता था। हम लोग यहाँ पर गैप के लिए लास्ट वाला 30 to 40 मान लिए, बट एवो मतलब कुछ भी हो सकता था। तो ये एजम्पशन बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक आंसर निकालना पड़ेगा। बाकी बात इतना है कि अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन होता है तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों ड्रॉबैक के अलावा बाकी सारे इसके मेरिट्स है, इसीलिए इसे बेस्ट बोला जाता है। बाकी अभी अगर हम लोग देखेंगे ना तो ऐसा बहुत कम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें मिलेगा जो पांचों के पांचों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। अरिथमेटिक मीन इजी है कैलकुलेट करना, इंटरप्रेट करना आसान है, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। जैसे अगर मीडियन करेंगे तो सिर्फ मिडिल वैल्यू पे बेस्ड होगा, मोड करोगे तो सिर्फ जो है मोस्ट रिपीटेड नंबर पे बेस्ड होगा, बट ये सारे नंबर को लेके ही कैलकुलेट होता है और इसे हम लोग अनएम्बिगुअसली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। बाकी सब जो है ना यहाँ पर ये अगर यहाँ पर जैसे बोला एक्सट्रीम इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये भी इसका एक मतलब बेनिफिट है कि ये जो है ये लीस्ट नहीं, ये वाला इसका डिमेरिट्स हो जाता है कि क्यों बोल रहा है कि इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, बोल रहा है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के प्रेजेंस से ये उतना इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, जो जितना कम इफेक्टेड होगा वो उतना बेस्ट होगा। लेकिन एरिथमेटिक मीन का यही एक प्रॉब्लम है कि ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्टेड हो जाता है। जैसे हम लोगों ने ओपन एंड वाला भी देखा और ये वाला भी देखा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, 6th नंबर पॉइंट, ये दोनों डिमेरिट्स को कवर कर लेता है ना, क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्टेड होता है। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन का भी बात आ गया। बाकी हम लोग अगर देखें कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है तो भी इम्पैक्टफुल हो जाएगा। अच्छा, फिर देखो लाइक ए मीडियन इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड, मीडियन को भी हम लोग रिजिडली डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको भी अनएम्बिगुअसली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मीडियन क्या है। तो अभी हम लोग क्राइटेरिया पढ़ेंगे मीडियन का, तो इसके लिए हम लिखते हैं, देखो जैसे यहाँ पर मीडियन का मेरिट्स, मेरिट्स में इसका 1 नंबर फुलफिल हुआ, पढ़ के ही पता चला। फिर बोल रहा है इजी टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट, इजी टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट मतलब 2 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 2 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर बोल रहा है बट मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डज नॉट अलाउ इटसेल्फ इन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, डीमेरिट्स में देखो, डीमेरिट्स में क्या हो गया, ये सारे ऑब्जर्वेशन को बेस्ड करके नहीं है। डीमेरिट्स में देखो सारे ऑब्जर्वेशन को बेस्ड नहीं कर रहा है, मतलब 4 और 5, ठीक है। और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये 4 और 5 हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डज नॉट अलाउ इटसेल्फ टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, हाउएवर मीडियन इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एंड इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसका मेरिट्स क्या हो गया, जो एरिथमेटिक मीन का डिमेरिट्स है वही इसका मेरिट्स है, ठीक है। इसका मेरिट्स क्या है, ये डज नॉट अफेक्ट by sampling fluctuation। और दूसरा बेस्ड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, बेस्ड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ये तो हम लोगों ने बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर में भी पढ़ा था कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है हम लोग का मीडियन, ठीक है। देखो मीडियन निकालना है, मीडियन का वैल्यू ओपन एंड क्लासिफिकेशन से अगर हमें डेटा नहीं भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मीडियन निकालना है तो इस तरह के डेटा के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि हमें मिडिल वाला वैल्यू चाहिए। तो ये स्टार्टिंग और एंड से हमें कोई लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग और एंड का क्या वैल्यू हुआ तो इफेक्टेड नहीं हुआ। और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से भी नहीं होगा, जैसे यहाँ भी मीडियन 5, यहाँ भी मीडियन 5, ठीक है। और यहाँ पर बाकी मेरिट्स हम लोगों ने देखा और डीमेरिट्स 2 देखा, एक 4 और 5, ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता। ये देखो 2 5 8 का, यहाँ 2 और 8 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सिर्फ 5 का ही रहेगा। इसीलिए बोल रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशन को बेस करके नहीं होता, इसका कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि ये हम लोग ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करते हैं। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इसका तो हम लोगों ने कैलकुलेशंस फॉर्मूला देखा है, वो कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका अपनाया गया है, बट इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है,
है, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले लगाए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि मोड, मोड का क्या हो जाएगा? मोड है मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देयर आर केसेस व्हेन मोड रिमेन्स अनडिफाइंड। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पर मोड को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर याद आ रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा था मोड कैन बी वन, मोड कैन बी मोर देन वन एंड मोड कैन बी नन। मतलब ये क्या हो गया कि हम लोग मोड को डिफाइन नहीं कर पाए, ऐसा भी हमारे पास डेटा आ सकता है जहां पर हम लोग मोड का आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहला आ गया हम लोगों का, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होगा कि मोड का कोई आंसर नहीं आया तो इसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। अनलाइक मीन, इट हैज नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। मीन के तरह इसका कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं है, यानी फिफ्थ नंबर भी ये सेटिस्फाई नहीं करता है, फिफ्थ नंबर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और उसके बाद मोड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये जो है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ठीक है। वो तो होगा ही, जैसे मान लो कि जैसे ये देखो यहाँ पर लास्ट दिन हम लोगों ने जो मोड का स्टार्टिंग किया था वहां से हम दिखा सकते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से कैसे ये इम्पैक्टफुल होता है। ये देखो हम लोगों ने जब यहाँ पर मोड देखा था, यहाँ पर मैंने क्या किया था, 3 10 और 3 19 दे दिया तो आंसर 2 आ गया। यहाँ पर सेम चीज था बस 19 नहीं था तो आंसर 1 है। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होने से मोड जो है इम्पैक्टफुल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। और मेरिट्स क्या है? मेरिट्स है ये है मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, जीएम एंड एचएम लाइक एम पॉजेस सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जीएम जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होता है। मोड का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें ना सबसे पहला बात है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग जो है मतलब मोड में भी हमारा क्या होता है, हम लोग देख के ऑब्जर्व करके बताते हैं, बाकी फॉर्मूला यूज होता है वो अलग बात है, वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में नहीं आता है। लेकिन जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है एएम के तरह, और ये भी रिजिडली डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, बट दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड। बट इसे समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि जीएम एचएम देखोगे इसका जो कैलकुलेशन है सबसे ज्यादा टफ होता है, कंप्यूट करना भी टफ होता है। एज सच हैव लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट रेशियोज एंड सच लाइक थिंग। तो इसका एप्लीकेशंस भी बहुत ही लिमिटेड है जीएम और एचएम का। कहाँ कहाँ होता है? एवरेज रेट्स निकालने के लिए, रेशियोज, ये सारे चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जीएम या एचएम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लिख के दिखा देते हैं, ये देखो जीएम एंड एचएम, इसका मेरिट्स डिमेरिट्स। मेरिट्स है 1 4 और 5 नंबर, देख लो। 1 में क्या लिखा हुआ है, इसे डिफाइन कर सकते हैं। 4 में लिखा हुआ है ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। और डिमेरिट्स है इजी नहीं है, इजी टू कंप्रीहेंड नहीं है, सिंपल टू कंप्यूट नहीं है, मतलब 2 और 3, ठीक है। डिमेरिट्स इसका हो जाता है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 इसका डिमेरिट्स हो जाएगा, और कुछ नहीं। और इसका यूज कहाँ पर होता है? लिमिटेड एप्लीकेशन है, एवरेज रेट्स रेशियोज ये सब में यूज होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लिखवाते हैं कि कहाँ पर क्या यूज होता है, वो भी लिखवा देते हैं। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ पर लिखवाएंगे, अगर हमें कैलकुलेट, ऐसे देखो, अगर हमें बोल दे कैलकुलेट मीन क्वेश्चन में, ठीक है, तो ऑलवेज एएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, और जीएम कब कैलकुलेट करेंगे? इन केस ऑफ परसेंटेज, अगर हमें परसेंटेज में कोई आंसर निकालना है तो हम लोग जीएम कैलकुलेट करेंगे। एचएम कैलकुलेट कब करेंगे? इन केस ऑफ रेट्स, ठीक है, रेट्स अगर कैलकुलेट करना है तो एचएम कैलकुलेट करेंगे। और एएम कब कैलकुलेट करेंगे? ऑल अदर केसेस, या फिर क्वेश्चन अगर हमें कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो सिर्फ मीन बोलने से हम लोग ऑलवेज एरिथमेटिक मीन ही मानेंगे, लेकिन अगर हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है या फिर रेट्स मतलब स्पीड, ठीक है, रेट्स मतलब स्पीड वगैरह में आंसर निकालना है, तो हमें एचएम का यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एएम जीएम और एचएम में एक रिलेशन होता है, वो भी बता देते हैं, एएम जीएम और एचएम का रिलेशन ये भी बता देते हैं। बस ये हम लोग का, और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम,
ये क्या है देखो, ए एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर होता है। हम लोग कोई भी एक आंसर में इसको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस किया जहां पर हम लोगों ने एम जी एम एच एम निकाला, अगर हम लोग देखें तो उस पर चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें एक क्वेश्चन एम जी एम एच एम का, देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर हमें बोल रहा है कि प्रूव करो कि ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर होगा दो पॉजिटिव नंबर के लिए। मान लिया है दो पॉजिटिव नंबर ए बी, तो ए बी का ए एम क्या होगा, ये वाला। ए बी का एच एम क्या होगा, 2/1/a+1/e। और ए बी का जी एम क्या होगा, जी एम हो जाएगा a इंटू बी टू दी पावर हाफ। और जी एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी एम का स्क्वायर हो जाएगा ए बी, ये हाफ जो है हट जाएगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, a बाई बी इंटू टू, और ये हो गया, यहाँ पर टू है, यहाँ ए बी और ये b प्लस ए, ठीक है। तो ये टू टू कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए बी, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि हम लोग का इस तरह से रिलेशन सेटिस्फाई हो सकता है। बाकी तुम लोग कोई भी वैल्यू लेके चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट, एक ही लास्ट पॉइंट बचा है, वो बता देते हैं कि परसेंटेज या स्पीड के लिए एच एम ही ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बताते हैं। देखो, जैसे मान लो कि एक है प्लेस एक्स और दूसरा है प्लेस वाई, ठीक है। मतलब हम लोग ये दो जगह का डिस्टेंस मान लो है 1000 किलोमीटर, सपोज एक्स जगह से वाई जगह, ठीक है, ये दोनों जगह का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। अच्छा, अब एक ट्रेन एक्स टू वाई जा रहा है एट द रेट ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे, और ट्रेन वापस आ रहा है वाई से एक्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे। अगर हमें बताए कि एवरेज स्पीड बताओ, अब एवरेज सुनते ही हमें लगता है कि हमें अरिथमेटिक मीन निकालना चाहिए, लेकिन स्पीड के केस में हमें हमेशा यूज करना पड़ेगा जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, सॉरी हार्मोनिक मीन। देखो क्यों ऐसा हो रहा है, अगर हम लोग एवरेज स्पीड देखें तो 1000 किलोमीटर जाने के लिए 200 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे अगर जाना है, तो हम लोग कितने टाइम में पहुंच जाएंगे, 5 आवर, ठीक है। क्योंकि 1000 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर 1 घंटा में जा सकते हैं, तो 1 किलोमीटर 1/200, तो 1000 किलोमीटर अगर जाना है तो हम लोग एट द रेट ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमें 5 घंटा लगेगा। और दूसरा पॉइंट देखो कि हमें रिटर्न जब आना है, फिर से 1000 किलोमीटर रिटर्न आना है, ठीक है। और रिटर्न आने के टाइम स्पीड रहेगा 250 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 आवर, ठीक है। तो रेट हम लोग का टाइम जो लग रहा है वो 4 आवर्स लग रहा है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि अगर हमें 1000 किलोमीटर, ये देखो ऐसे दिखाते हैं, 1000 किलोमीटर जाना है और 1000 किलोमीटर आना है, तो टोटल 2000 किलोमीटर। और यहाँ पर आवर कितना लग रहा है, 5 घंटा जाने में, 4 घंटा आने में, तो 5 + 4, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज जो रेट है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो ये डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, 2000 डिवाइडेड बाई 9 अगर देखे तो ये हो गया 222.22, ठीक है, 222.22 किलोमीटर पर आवर, मतलब एवरेज रेट ये आ रहा है। अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन कर देते हैं, मतलब 1000 किलोमीटर हम लोग जाएंगे 200 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटा लगेगा, और 1000 किलोमीटर रिटर्न आएंगे 250 किलोमीटर पर आवर, तो 4 घंटा लगेगा। इस तरह से 2000 किलोमीटर जान मतलब 2000 टोटल राउंड ट्रिप, मतलब जाना और आना, ये मिला के 9 घंटा, यानी एवरेज इतना हो जाएगा। अगर हम लोग इसी चीज को एरिथमेटिक हार्मोनिक मीन से करते हैं तो कैसे होगा, देखो हार्मोनिक मीन में क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर और 250 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको हार्मोनिक मीन करते हैं तो ये हो गया 2, और यहाँ पर 1/200, और यहाँ पर 1/250, जैसे कैलकुलेट किया जाता है हार्मोनिक मीन का। अच्छा, अब ये दोनों का एलसीएम करेंगे, मैम तो इसका 1000, ठीक है। अच्छा, 1000 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 29/1000, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते, 2 × 1000 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो गया 2000 डिवाइडेड बाई 9,
यही आएगा, ठीक है। 2000 डिवाइडेड बाई 9 करो, 222.22 आएगा। तो हम लोग अगर हार्मोनिक मीन से करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा स्पीड के केस में, ठीक है। हम लोग अगर हार्मोनिक मीन से करेंगे हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो जब भी हमें स्पीड का बात बताया हुआ रहेगा ना, तो हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें रेशियोज यानी परसेंटेज का जरूरत होगा तो हम लोग जीएम करेंगे, अगर क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आता है। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो ऑल अदर केसेस हमें अरिथमेटिक मीन ही करना है। लेकिन अगर स्पीड और ये परसेंटेज का बात हो तो हम लोग जरूर हार्मोनिक मीन का ऑप्शंस जो है लेंगे, ठीक है। हार्मोनिक मीन से हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। बस यहाँ पर ये वाला कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हम बता रहे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका सेट ए, तुम लोग देख सकते हो एक बार, ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो। सेट ए और सेट बी करेंगे, ठीक है। और बाकी देखेंगे सेट सी वगैरह 5 मार्क्स का होता है, इसका हमें उतना जरूरत नहीं होता है। ए बी तो जरूर करेंगे, फिर अगर मुझे लगेगा तो सी भी देखेंगे। 8 ही क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है।